हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग मॉडल पेपर जो हमारा मैंने कहा है कि हमारा सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास, उसे लेकर जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक कोशिश करूंगा एक या दो रोज मॉडल एक पेपर मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे क्या है कि हमारी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें कर सके। तो 70 क्वेश्चन का जो हमारा ये 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। कितने? 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, हूबहू जैसा आयोग पूछता है, आयोग जैसे पूछता है। ठीक। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्लिनी और डियोक्रिस्टो क्रिसोस्टोम के वृत्तांतों के संदर्भ में प्राचीन इंडो रोमन व्यापारिक विषय में सबसे बड़ी चिंता क्या थी? भारतीय मसालों के अत्यधिक उपयोग से रोमन समाज के नैतिक पतन, भारतीय व्यापारिक मार्गों पर अरब बिचौलियों का एकाधिकार, भारतीय विलासिता की वस्तुओं की मांग के कारण रोमन साम्राज्य में सोने का भारी बहिर्वाह, रोमन साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का खतरा। बताइए। ये पहला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर मतलब कि सबसे बड़ी चिंता उनकी क्या थी? प्लिनी और डियोक्रिसोस्टोम की ये थी पहली चिंता कि भारतीय विलासिता की वस्तुओं की मांग के कारण रोमन साम्राज्य में सोने का भारी मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा संगम साहित्य में वर्णित त्रिणय की अवधारणा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा यह केवल भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन करता है। प्रत्येक त्रिणय विशिष्ट मानवीय भावनाओं, व्यवसाय और पारिस्थितिकी से गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर यह वर्ण के समान एक कठोर पदानुक्रमिक सामाजिक संरचना थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। इसमें आंसर से हमारा होगा केवल दो। जो क्यों होगा? क्योंकि त्रिणय केवल भूगोल नहीं बल्कि संगम साहित्य में एक काव्यात्मक अवधारणा है जो परिदृश्य जैसे पहाड़, जंगल, तट को मानव की विशिष्ट भावनाओं, प्रेम, जुदाई और व्यवसायों से गहराई जोड़ती या कोई बड़ व्यवस्था नहीं थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 अरब यात्रियों अल बरूनी और अल मसूदी के भौगोलिक और सांस्कृतिक विवरणों के मध्य एक प्रमुख वैचारिक अंतर क्या था? अल मसूदी ने जलवायु के लोगों की जीवन शैली पर नियतिवादी प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया, जबकि अल बरूनी का मुख्य ध्यान भारतीय दर्शन, गणित और संस्कृत ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन पर था। अल बरूनी ने केवल दक्षिण भारत का वर्णन किया जबकि अल मसूदी ने उत्तर भारत का। अल मसूदी ने संस्कृत सीखी जबकि अल बरूनी ने केवल अरबी स्रोतों पर भरोसा किया। दोनों ने भारत को एक बंजर और असभ्य भूमि माना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। बात तो बिल्कुल सही है सर। अल मसूदी ने जलवायु के लोगों की जीवन शैली पर नियतिवादी प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया उसने, जबकि अल बरूनी मुख्य ध्यान भारतीय दर्शन, गणित, संस्कृत ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन पर था। तो हमारा इसमें कौन सही हो रहा है? यही अंतर है उन दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है प्राचीन भारतीय अभिलेखों पर एक शब्दावली नीवी धर्म और नीवी धर्म अध्ययन का क्या तात्पर्य था? मंदिर के पुजारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता, भूमि अनुदान जो अस्थायी रूप से दिए गए हों, जिनकी मूल संपत्ति को नष्ट किए बिना केवल उसके राजस्व का उपभोग किया जा सकता हो, राजा द्वारा व्यापारिक श्रेणियों पर लगाए जाने वाले एक विशेषकर बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। इसमें तात्पर्य क्या था? अच्छा नीति धर्म और नीति धर्म अध्ययन, ये था हमारा क्या? हमें दिखाई देता है क्या? गुप्त और बाद के कालों भूमि या धन दान नीवी धर्म अस्थायी बंदोबस्त कर दिया जाता, जिसका अर्थ था कि दान दी गई मूल संपत्ति या भूमि बेचा या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसके हाथ ब्याज या राजस्व का उपभोग किया जा सकता है। तो हमारा इसका क्या ये ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंडो ग्रीक और कुषाण शासकों के सिक्कों ने भारतीय मुद्रा शास्त्र में क्या नवीनता प्रस्तुत की जो आज सिक्कों में अनुपस्थित थी? सिक्कों का आकार केवल चौकोर होना, केवल तांबे और शीशे का उपयोग, द्विभाषी और द्विलिपिक लेखों के साथ शासकों के नाम, उनके यथार्थवादी चित्र अंकित करना, सिक्कों पर किसी धार्मिक प्रतीक का पूर्ण प्रतिबंध। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हमें आज सिक्कों में चीजें यही नहीं दिखाई। द्विभाषी और द्विलिपिक लेखों के साथ साथ शासकों के नाम और उनके यथार्थवादी चित्र अंकित करना, ये उसमें बस चित्र बने होते थे, कुछ प्राकृतिक चित्र होते हैं, छप्पा मार बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन। यह विधि कॉस्मिक किरणों के प्रभाव से बनने वाले कार्बन 14 समस्थानिक के क्षय दर पर आधारित है। एएमएस के विकास में बहुत छोटे कार्बनिक नमूने जैसे एक बीज का काल निर्धारण संभव बना दिया है।
यह विधि पत्थर के उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों अकादमिक सामग्री का सीधे और सटीक का निर्धारण कर सकती है। इसकी व्यवहारिक समय सीमा लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। जो ये कह रही है इसमें असत्य कथन का चयन की बात कर रहा है, जो इसमें क्या चीज कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन सी कह रहा है, क्या यह विधि पत्थर के उपकरणों मिट्टी बर्तन अकादमिक सामग्री का सीधे और सटीक काल निर्धारण कर सकती है, जबकि ये क्या है कार्बन 14 डेटिंग केवल क्या कार्बनिक सामग्री जैसे हड्डी लकड़ी बीज पर काम करती है। अकार्बनिक सामग्री जैसे पत्थर के उपकरण या पकी मिट्टी का इससे सीधा काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम आर्गन के डेटिंग विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किन पुरावशेषिक आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नपाषाण कालीन खिड़की लकड़ी के हलों की आयु, लाखों वर्ष पुराने प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्मों और जलवायु चट्टानों की आयु, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कपड़ों के टुकड़ों की आयु, मध्यकालीन लोहे के हथियारों की आयु। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किन पुरावशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये किया जाता है दोस्तों लाखों वर्ष पुराने प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्मों और ज्वालामुखी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व में प्रक्रियात्मक पुरातत्व और उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व के मध्य मुख्य सैद्धांतिक विवाद क्या है। प्रक्रियात्मक पुरातत्व वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नियमों की खोज पर बल देता है, जबकि उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व व्यक्तिपरक व्याख्या प्रतीका और एजेंसी को अधिक महत्व देता है। प्रक्रियात्मक पुरातत्व केवल साहित्य पर निर्भर करता है, जबकि उत्तर प्रक्रियात्मक केवल उत्खनन पर। दोनों के बीच का विवाद केवल कार्बन डेटिंग के उपयोग तक सीमित है। उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व भारतीय पुरातत्व से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। बात तो बिल्कुल सही है, प्रक्रियात्मक पुरातत्व और वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नियमों की खोज पर बल देता है, जबकि उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व व्यक्तिपरक व्याख्या प्रतीका और एजेंसी के को अधिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरातत्व में डेंड्रोक्रोनोलॉजी का दोहरा लाभ क्या है। पुरातत्व में डेंड्रोक्रोनोलॉजी का दोहरा लाभ क्या है। यह केवल जलवायु परिवर्तन को मापता है या न केवल विश्व वलयों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से तिथियां प्रदान करता है, बल्कि रेडियो कार्बन तिथियों का अंशांकन में भी मदद करता है, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन 14 का स्तर स्थिर नहीं रहा है। यह मिट्टी के बर्तनों की बनावट का विश्लेषण करता है या केवल जीवाश्मों का अध्ययन करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो पुरातत्व में डेंड्रोलॉजी का दोहरा लाभ यह है कि यह न केवल विश्व वलयों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से तिथियां प्रदान करता है, बल्कि रेडियो कार्बन तिथियों के अंशांकन में भी मदद करता है, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन 14 का स्तर स्थिर नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारतीय मिट्टी के बर्तनों के विकास के कालक्रम को सबसे प्राचीन से नवीन और व्यवस्थित कीजिए। चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, उत्तरी काले मृदभांड, काले लाल मृदभांड। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में पहले पे कौन सा आएगा। पहले हमारा आता है क्या ओसीपी। पहले हमारा ओसीपी का कालखंड कब तक माना जाए। 2000 से 1500 बीसी। ठीक। गेरुवर्णी मृदभांड बोला जाता है। काले और लाल मृदभांड इसका कालखंड कब तक माना जाता है। 1500 से लेके 1000 ईसा, 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ठीक। और चित्रित धूसर मृदभांड इसका 1200 से 600 ईसी, 1200 से 600 बीसी तक, 600 बीसी। और एनबीपीडब्ल्यू ये द्वितीय नगरीकरण का माना जाता है, 700 से लेके 200 बीसी तक। तो हमारा पहले कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ये सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बीबी लाल द्वारा किए गए अहिच्छत्र और हस्तिनापुर के पुरातात्विक उत्खननों ने किस विशिष्ट मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन स्थलों और लौह युग के उद्भव के साथ जोड़ा। बताइए बीबी लाल द्वारा किए गए अहिच्छत्र और हस्तिनापुर के पुरातात्विक उत्खननों ने किस विशिष्ट मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन स्थलों और लौह युग के उद्भव के साथ जोड़ा है। गेरुवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, जोरवे सांस्कृतिक मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। ये जोड़ा है किससे, चित्रित धूसर मृदभांड से जोड़ा है। किससे, चित्रित धूसर मृदभांड से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र की अद्वितीय पुरातात्विक विशेषता क्या है।
यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ नीम पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण तक की निर्बाध और निरंतर अनुक्रम मिलता है। यहाँ से पहली बार चित्रित दूसरे विद्वान प्राप्त हुए थे। यहाँ से इंडो रोमन व्यापार के सर्वाधिक सिक्के मिले। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ यह भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण तक एक निर्बाध निरंतर अनुक्रम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, सनौली उत्खनन 2018 ने भारतीय आदि इतिहास बारे में हमारी समझ को कैसे बदल दिया? इसने साबित किया कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी, हो ही नहीं सकती। यहाँ से तांबे के आवरण में लकड़ी के ताबूत, उन्नत युद्धक हथियार और रथ प्राप्त हुए जो इसे समकालीन मध्य पूर्वी योद्धा संस्कृतियों के समकक्ष रखते हैं। इसने सिद्ध किया आर्य भारत की मूल निवासी नहीं थी। यहाँ से लोहे के सर्वाधिक प्राचीन उपकरण मिले। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। इसमें जो समझ हमारी क्या बदलती है? यहाँ से तांबे का आवरण, लकड़ी के ताबूत, उन्नत युद्धक हथियार और रथ प्राप्त हुए जो इसके समकालीन मध्य पूर्वी योद्धा संस्कृतियों के समकक्ष रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका सेल में 2019 में प्रकाशित राखीगढ़ी के प्राचीन अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या था? हड़प्पाकालीन आबादी मध्य एशियाई स्टेपी चरवाहों का आनुवंशिक साक्ष्य भारी मात्रा में पाया गया। हड़प्पावासी और वैदिक आर्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ फले फूले। हड़प्पन जीनोम में स्टेपी चरवाहों और ईरानी किसानों के प्रत्यक्ष वंशज होने कोई आनुवंशिक साक्ष्य नहीं मिला, जो आर्यन प्रवासन को हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद घटना सिद्ध करता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूर्णतः अफ्रीकी मूल के थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। निष्कर्ष ये था कि हड़प्पन जीनोम में स्टेपी चरवाहों और ईरानी किसानों के प्रत्यक्ष वंशज होने कोई आनुवंशिक साक्ष्य नहीं मिले, जो आर्यन प्रवासन को हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद घटना सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाल्टर फेयर सर्विस का हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्यों का बाहरी आक्रमण, नदी के मार्ग में अचानक परिवर्तन, संसाधनों का अति दोहन, वनों की कटाई और जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, निरंतर भूकंपीय गतिविधियां। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इसका संसाधनों का अतिदोहन, वनों की कटाई जिसके परिणाम से पारिस्थितिक असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में बलि मूल स्वरूप का था। जो बलि था यह एक दमनकारी भूराजस्व था जो उपज का 1/3 होता था। यह युद्ध में पराजित राजाओं द्वारा दिया जाने वाला हर्जाना था। यह एक स्वैच्छिक भेंट उपहार था जो प्रजा राजा राजन को सुरक्षा के बदले स्वेच्छा से देती थी, जो बाद में कालों में अनिवार्य कर बन गया। यह सिंचाई के लिए जाने वाला कर था। बताइए बलि क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 में बलि क्या था? बलि क्या प्रारंभिक वैदिक काल में बलि प्रजा द्वारा राजा को दी जाने वाली क्या थी? एक स्वैच्छिक भेंट थी। क्या थी? स्वैच्छिक भेंट थी। लेकिन बाद में क्या है? बाद कालों में यह अनिवार्य कार वो बन गया। क्या? अनिवार्य कर बन गया। क्वेश्चन नंबर 17, महाजनपद काल के दौरान प्रसिद्ध स्थल घोषिताराम विहार और जेतवन विहार क्रमशः किन प्राचीन नगरों में स्थित थे? वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। बताइए घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? घोषिताराम विहार कहाँ था? कौशाम्बी में था। जेतवन विहार कहाँ था? श्रावस्ती में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, जैन दर्शन में श्यादवाद अनेकांतवाद की अवधारणा मुख्य रूप से क्या स्थापित करती है? ईश्वरीय सृष्टि का एकमात्र रचयिता है। भौतिक संसार एक माया भ्रम है। ज्ञान और सत्य सापेक्ष और बहुयामी होती। कोई भी एक दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या, आत्महत्या, संसारा ही एक मार्ग ज्ञान है। यही है ज्ञान और सत्य सापेक्ष बहुयामी होती। कोई भी एक दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान थेरवाद शाखाओं की वैचारिक भिन्नता के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? थेरवाद बोधिसत्व आदर्श पर जोर देता है, जबकि महायान अरहत की व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता है। महायान बुद्ध को एक ऐतिहासिक महापुरुष मानता है, जबकि थेरवाद उन्हें भगवान मानकर मूर्ति पूजा करता है। थेरवाद अरहत की प्राप्ति और व्यक्तिगत प्रयास आत्ममुक्ति पर केंद्रित है, जबकि महायान करुणा और बोधिसत्व के आदर्श सार्वभौमिक मुक्ति पर बल देता है। थेरवाद तांत्रिक कर्मकांडों को अपनाता है, जबकि महायान इन्हें पूरी तरह नकारता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या? थेरवाद अरहत की प्राप्ति और व्यक्तिगत प्रयास आत्म मुक्ति पर केंद्रित, जबकि महायान करुणा और बोधिसत्व के आदर्श सार्वभौमिक मुक्ति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के भारत में पतन के उत्तरदायी आंतरिक कारणों का सबसे सटीक विश्लेषण क्या है? बौद्ध धर्म का केवल प्राकृत भाषा तक सीमित रह जाना, बौद्ध संगम, भ्रष्टाचार का उदय, आम जनता से दूरी, महायान का धीरे धीरे वज्रयान तांत्रिक प्रथाओं में पतन जिससे वह हिंदू धर्म के अप्रवेद्य हो गया, अशोक के बाद किसी भी शासक को बौद्ध धर्म को संरक्षण न देना, ब्राह्मणों द्वारा बड़े पैमाने पर बौद्धों का नरसंहार। सटीक विश्लेषण क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का सटीक विश्लेषण होता है बी, बौद्धों में बौद्ध संगम, व्याप्त भ्रष्टाचार का उदय, आम जनता से दूरी, महायान का धीरे धीरे वज्रयान में पतन जिससे वह हिंदू धर्म से अप्रवेद्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध के उत्कर्ष का मुख्य भौगोलिक और आर्थिक कारण क्या था?
मगध का ग्रीक शासकों के साथ सैन्य संगठन, राजगीर की राजनीतिक अवस्थिति, लव खदानों की निकटता जिससे उन्नत कृषि उपकरणों और हथियारों का निर्माण संभव हुआ, मगध में किसी भी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता का पूर्ण अभाव, मगध का समुद्र तट पर स्थित होना। बताइए, इसका मुख्य आर्थिक कारण यह था कि राजगिरी और रणनीतिक अवस्थिति, लव खदानों की निकटता जिससे उन्नत कृषि उपकरणों हथियारों का निर्माण संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जिसमें कौन सा इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। बताइए, कौन सा इसमें हिस्सा नहीं था? ये जो धार्मिक गुरु पुरोहित वाला जो मामला है यही नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 23, कामंदक की नीति सार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना करने पर राज शिल्प के संदर्भ में कौन सा प्रमुख अंतर या विकास दृष्टिगोचर होता है? कामंदक ने कौटिल्य के सभी सिद्धांतों को पूरी तरीके से नकार दिया। कामंदक का नीतिसार कौटिल्य की परंपरा का अनुसरण करता है, लेकिन वह गुप्तकालीन राजनीतिक अनुभवों को समाहित करता है। उपेक्षा, राजनयिक उदासीनता जैसी रणनीति को बल दिया गया है। कामंदक केवल धार्मिक अनुष्ठानों पर केंद्रित, जबकि कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष है। कौटिल्य का सिद्धांत कामंदक की पुस्तक के 11 अंगों वाले सिद्धांत में बदल गया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कामंदक का नीतिसार कौटिल्य की परंपरा का अनुसरण करता है, लेकिन यह गुप्तकालीन राजनीतिक अनुभवों को समाहित करता है। उपेक्षा, राजनयिक उदासीनता जैसी रणनीतियों पर विशेष बल इसमें दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य प्रशासन शीताध्यक्ष और पणयाध्यक्ष क्रमशः किन विभागों प्रमुख होते थे? शीताध्यक्ष क्या होता था? ये राजकीय कृषि भूमि और वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड था। राजस्व संग्रह, न्यायपालिका, गुप्तचर विभाग, सेना, धार्मिक मामले और टकसाल। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। शीताध्यक्ष राजकीय भूमि से रिलेटेड था, पणयाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के धम्म की ऐतिहासिक व्याख्या के संदर्भ में इतिहासकार रोमिला थापर का दृष्टिकोण क्या है? यह पूरी तरह से बौद्ध धर्म का दार्शनिक रूप था जिसे अशोक ने सब पर थोपा। यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह था। यह एक व्यापक नैतिक सामाजिक संहिता थी जिसका उद्देश्य एक अत्यंत विशाल विविध साम्राज्य में सामाजिक सद्भाव स्थापित कर उसे राजनीतिक रूप से एकजुट रखना था। यह विदेशियों भारत में बचने के रोकने की एक नीति थी। यह एक क्या रोमिला थापर कहती हैं, यह एक व्यापक नैतिक और सामाजिक संहिता थी जिसका उद्देश्य एक अत्यंत विशाल और विविध साम्राज्य में सामाजिक सद्भाव स्थापित कर उसे राजनीतिक रूप से एकजुट रखना था। क्वेश्चन नंबर 26, शुंग काल मौर्योत्तर काल की कला वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इस काल में बौद्ध कला का पूर्ण पतन हो गया, सभी स्तूप नष्ट कर दिए गए। यद्यपि शासक ब्राह्मणवादी थे, फिर भी इसी काल में सांची भरूच के स्तूपों का पाषाण अलंकरण और विस्तार हुआ जो कला में लोक संरक्षण को दर्शाता है। इस काल में केवल हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। शुंग कला पूरी तरह से इंडो ग्रीक शैली की नकल थी। बताइए, इसका सर्वाधिक उपयुक्त यही होगा कि यद्यपि शासक ब्राह्मणवादी थे, फिर भी इसी काल में सांची भरूच के स्तूपों का पाषाण अलंकरण विस्तार हुआ जो कला में लोक संरक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कुषाण काल की आर्थिक संपन्नता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण क्या है? रोम के साथ व्यापारिक संतुलन भारत पक्ष में होने का, कुषाणों द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्कों का निर्गमन, पूरे भारत में रोमन सिक्कों के उत्पादन की टकसालें मिलना, कुषाणों द्वारा समुद्री मार्ग से अमेरिका के साथ व्यापार, लोहे के हथियारों का चीन को बड़े पैमाने में निर्यात। ये है रोम के साथ व्यापारिक संतुलन भारत में पक्ष होने का, कुषाणों द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्कों का निर्गमन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, कथन ये करे गांधार कला शैली ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। कारण यद्यपि इसकी विषय वस्तु भारतीय मुख्यतः बौद्ध थी, लेकिन मूर्ति निर्माण की तकनीकी वस्त्रों की सिलवटें बुद्ध का अपोलो देवता समान चित्र ग्रीको रोमन शैली से गहराई से प्रभावित थे। बताइए, ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं, ये सही लेकिन आर गलत है। बताइए क्या सही है इसमें? बात तो बिल्कुल सही, गांधार ग्रीको शैली बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। कारण क्या दिया? यद्यपि इसकी विषय वस्तु भारतीय मुख्यतः बौद्ध थी, लेकिन मूर्ति निर्माण की तकनीकी वास्तविक सिलवटें बुद्ध का अपोलो देवता समान चित्र ग्रीको रोमन शैली गहराई से प्रभावित थे। बात तो यार दोनों सही, आर एक सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन भूमि प्रशासन में कुल्यवाप और दृढ़वाप शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? कुल्यवाप और दृढ़वाप क्या थे? विभिन्न प्रकार के शिखर थे, भूमि को मापने इकाइयां जो उस भूमि के क्षेत्रफल को दर्शाती जहां क्रम से कुल या दृढ़ बीज बोया जा सके, सिंचाई कर की श्रेणियां, शाही अधिकारियों को दिए जाने वाले पदनाम, ये थे भूमि माप की इकाइयां होती जो भूमि के क्षेत्रफल को दर्शाती जहां क्रमशः कुल या दृढ़ बीज बोया जा सके। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास में विष्टि शब्द से क्या तात्पर्य थे और गुप्त काल में इसकी क्या स्थिति थी? यह व्यापारिक गिल्ड का प्रमुख होता था। यह राज्य द्वारा जनता से लिया जाने वाला बेगार या अनिवार्य बिना वेतन का श्रम था जिसे गुप्त काल में राज्य की आय का एक स्रोत माना जाने लगा था। यह एक विशेष प्रकार का स्वर्ण सिक्का था। यह भूमिदान का एक प्रकार था। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। विष्टि क्या था? विष्टि
यह राज द्वारा जनता से लिया जाने वाला बेगार या अनिवार्य बिना वेतन का श्रम था, जिसे गुप्त काल में राज्य की आय का एक स्रोत माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन कर प्रणाली में अदेय और भाग क्या अर्थ था? अदेय युद्ध में लूटा गया दान, भाग राजा का व्यक्तिगत खर्च। अदेय राज्य को अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला देय भाग, कृषि उपज का राज्य का हिस्सा 1/6। अदेय कर मुक्त भूमि, भाग व्यापार कर। अदेय आयात कर, भाग निर्यात कर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर, अदेय क्या होता था? राज्य को अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला देय होता था। भाग क्या होता है? कृषि उपज का राजा का हिस्सा 1/6 जो होता था। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में भूमि दान के प्रकारों ब्रह्मदेय, अग्रहार, देव दान के मध्य का सूक्ष्म अंतर क्या सूक्ष्म अंतर था? अग्रहार ब्राह्मणों की बस्तियों को दिया जाता था, ब्रह्मदेव व्यक्तिगत ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि थी, और देवदान मंदिरों देवताओं को धार्मिक खर्च के लिए दी गई भूमि थी। देवदान क्षत्रियों को दिया जाने वाला, ब्रह्मदेव वैश्यों को दिया जाता था। अग्रहार केवल उत्तर भारत में प्रचलित था और देवदान केवल दक्षिण भारत में। तीनों शब्दों का अर्थ एक ही था और इनमें कोई अंतर नहीं था। बताइए क्या है? अग्रहार ब्राह्मणों की बस्तियों को दिया जाता था, जो ब्रह्मदेव व्यक्तिगत ब्राह्मणों कर मुक्त भूमि थी, और देवदान मंदिरों देवताओं को धार्मिक खर्च की दी गई भूमि थी। यही इसमें मध्य सूक्ष्म अंतर था। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय किस कूटनीतिक चाल से ने शकों के विरुद्ध उनकी विजय और पश्चिमी तट गुजरात के बंदरगाहों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया? उसने कुषाणों के साथ संधि की, उसने अपनी पुत्री पार्वती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, जिससे उसे दक्कन में एक मजबूत सहयोगी मिल गया। उसने रोमन सम्राट से सीधा गठबंधन किया, उसने शकों को भारी मात्रा में सोना देकर युद्ध टाल दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 34, पल्लव वास्तुकला के विकास में रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक काल में मामल्लपुरम में हुआ था? पल्लव वास्तुकला के विकास में रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक काल मामल्लपुरम में हुआ था? इसके शासनकाल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का ये हुआ था किसके? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्य के काल, नरसिंहवर्मन प्रथम के मामल्य काल में। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारतीय वास्तुकला में विशेष रूप से चोल काल में निर्मित वेदेश्वर मंदिर तंजौर के मुख्य मंदिर के ऊपर बनी विशाल पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? गोपुरम, विमान, मंडपम या फिर अंतराल? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर, दक्षिण भारत की वास्तुकला में गर्भगृह के ठीक ऊपर जो विशाल भव्य सीढ़ीदार पिरामिड नुमा टावर था, उसे क्या कहा जाता? उसे विमान कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? उसे विमान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी परांतक प्रथम को किस अभिलेख से प्राप्त होती, जिसमें ग्राम सभा, महासभा, समिति, वरीयम चुनाव की अर्हताएं दी गई? ये थी उत्तर मेरूर अभिलेख में। किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार चोल ग्राम सभा की वरीयम समिति का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं थी? इसमें कह रहा कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं थी? प्रत्याशी के पास कम से कम 1/4 वेली कर दे भूमि होनी चाहिए, उसकी आयु 35-70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, उसका सेना में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। ये था जो इसमें ये सेना वाला जो वो है यही गलत है, बाकी तीनों चीजें अनिवार्य थी। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रकूट साम्राज्य में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक संदर्भ में नावगवुंड क्या था? नावगवुंड क्या था? नावगवुंड दोस्तों क्या था? बताइए नावगवुंड क्या था? ऑप्शन में देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक संदर्भ में नावगवुंड कौन थे? शाही सेना के सेनापति, भू राजस्व अधिकारी जो नाडु जिले के स्तर पर कार्य करते थे, मंदिरों के मुख्य पुजारी, विदेशी व्यापारी संघों के प्रमुख? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का, ये भू राजस्व अधिकारी होते थे नावगवुंड जो नाडु जिले के स्तर पर कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के किस शासक ने बिल्लड़ जिसने विक्रमादित्य चरित्र लिखा? अभिज्ञान जिन्होंने मिताक्षरा लिखी को संरक्षण प्रदान किया? तैलभ द्वितीय थे, विक्रमादित्य षष्ठ थे, सोमेश्वर प्रथम थे, या फिर कौन थे? ये सत्याश्रय थे। कौन थे दोस्तों? ये थे जो कल्याणी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने विद्वानों को महान संरक्षण दिया, उनके दरबार में बिल्लड़ रहते थे, और मिताक्षरा रचयिता कौन? विज्ञानेश्वर निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सामंतवाद की बात केंद्र में रामशरण शर्मा का मुख्य तर्क क्या है? सामंतवाद विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत में लाया गया था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में किए गए भारी भूमिदानों ने राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों के मध्यस्थों को हस्तांतरित कर दिया, जिससे एक पदानुक्रमित सामंती व्यवस्था और शहरी पतन का उदय हुआ। भारत में कभी भी सामंतवाद का उदय नहीं हुआ, सामंतवाद केवल दक्षिण भारत की क्षेत्रीय विशेषता थी। बताइए क्या कहते हैं? इनका मुख्य तर्क है आर्य शर्मा महोदय का, और मध्यकाल में सामंतवाद की बहस में क्या कहते हैं?
यही कहते हैं ना, ये मार्क्सवादी हैं। और ये कहते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में किए गए भारी भूमि दानों ने राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों के मध्यस्थों को हस्तांतरित कर दिया, जिससे एक पदानुक्रमित सामंती व्यवस्था और शहरी पतन उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, इतिहासकार हरपंथ मुखिया ने आर्य शर्मा के भारतीय सामंतवाद के मॉडल मुख्य रूप से किस आधार पर चुनौती दी? मुखिया ने तर्क दिया कि भारतीय किसानों पर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और यूरोपीय शैली की बंधुआ मजदूरी और गंभीर सामाजिक संकट भारत की उर्वर कृषि अर्थव्यवस्था में अनुपस्थित थे। मुखिया ने कहा सामंतवाद केवल प्राचीन काल में था, मध्यकाल में नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार का कभी पतन नहीं हुआ, इसलिए सामंतवाद भी नहीं आ सकता। उन्होंने पूर्णतः मार्क्सवादी ढांचों को स्वीकार करते हुए केवल तिथियों पर विवाद किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। ये जो मुखिया ने तर्क दिया कि भारतीय किसानों के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और यूरोपीय शैली की बंधुआ मजदूरी और गंभीर सामाजिक संकट भारत की उर्वर कृषि अर्थव्यवस्था में अनुपस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 42, आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के संबंध में कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं को सही ढंग से प्रभावित करता है? जीव आत्मा ब्रह्म पूर्णतः भिन्न है, ब्रह्म सगुण है, उसकी भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, केवल निर्गुण ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और जीव आत्मा तथा ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जगत माया ब्रह्म और मोक्ष ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। क्या है उनका जो अद्वैत वेदांत दर्शन है वो जो देता है वो उसका क्या है? यह केवल निर्गुण ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और जीव आत्मा ब्रह्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जगत माया ब्रह्म और मोक्ष ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत दर्शन ने शंकराचार्य की विचारधारा को कैसे प्रस्थान किया? रामानुज ने मायावाद को खारिज कर तर्क दिया, यद्यपि ब्रह्म सर्वोच्च है लेकिन जीव व जगत भी सत्य है। उन्होंने मोक्ष के लिए भक्ति और प्रपत्ति पूर्ण समर्पण पर बल दिया। रामानुज ने बौद्ध धर्म के शून्यवाद को अपना लिया। उन्होंने वेदांत को पूरी तरह नकार कर केवल तांत्रिक साधना पर जोर दिया। रामानुज ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया। रामानुज ने कहा कि उनका जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है उनमें ये कहते हैं कि रामानुज ने मायावाद को खारिज कर तर्क दिया, यद्यपि ब्रह्म सर्वोच्च है लेकिन जीव और जगत भी सत्य है। उन्होंने मोक्ष के लिए भक्ति प्रपत्ति पूर्ण समर्पण पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 44, चोल काल में राज्य प्रथम द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया श्री विजय साम्राज्य में किए गए नौसैनिक आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहां हिंदू धर्म का प्रचार करना नहीं था दोस्तों। उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य मिलाकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना ये भी नहीं था। चीन के साथ समुद्री व्यापार मार्ग पर श्री विजय के अधिकार तोड़कर चोलों के व्यापारिक आर्थिक हितों को सुरक्षित करना, यही इसका वो था। बाकी राजधानी जावा था ये भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक संरचना में आए बड़े बदलाव, जातियों के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? सातकों दान और बड़ व्यवस्था कानूनी रूप से समाप्त कर देना, आदिवासी जनजातियों का ब्राह्मणवादी कृषि समाज में अवशोषण, नए शिल्प समूहों का उदय और भूमिदानों का उत्पन्न, नए मध्यस्थ वर्ग का जाति गृह में स्थापित होना, बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारत आना, बौद्ध धर्म का समाज पर बढ़ता प्रभाव। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। आदिवासियों जनजातियों का ब्राह्मणवादी कृषि समाज में अवशोषण और मध्यकाल में सामाजिक संरचना में जो बदलाव होते हैं, नए शिल्प समूहों का उदय और भूमिदानों का उत्पन्न, नए मध्यस्थ वर्ग का जाति गृह में स्थापित होना, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इतिहास लेखन के प्राच्यवाद दृष्टिकोण की सबसे प्रमुख आलोचना क्या है? इन्होंने भारतीय इतिहास को पूरी तरीके नकार दिया। यद्यपि इन्होंने भारतीय वेदों संस्कृति पसंद, लेकिन उन्होंने भारत को एक गतिहीन और परिवर्तन विरोधी समाज को चित्रित किया जिसे प्राच्य नपुंसकता से ग्रस्त माना गया। यह दृष्टिकोण केवल किसानों मजदूरों के इतिहास पर केंद्रित था। प्राच्यवादियों ने मार्क्सवादी सिद्धांतों पर अत्यधिक उपयोग किया। इसका प्रमुख आलोचना इसीलिए की जाती है कि इन्होंने भारतीय अतीत को प्रशंसा तो की, लेकिन उन्होंने भारत को एक गतिहीन कहा, परिवर्तन विरोधी समाज में चित्रित किया जिसे प्राच्य नपुंसकता से ग्रस्त माना गया। क्वेश्चन नंबर 47, सबाल्टर्न स्टडीज के इतिहास लेखन दृष्टिकोण का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? इसका मूल उद्देश्य क्या था? डी कोशाम्बी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, आरसी मजूमदार प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग सिद्ध करना, रणजीत गुहा अभिजात दृष्टिकोण को खारिज कर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, किसानों, जनजातियों के दृष्टिकोण नीचे इतिहास लिखना, कार केवल कूटनीतिक इतिहास लिखना, यही इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अग्रणी भारतीय विद्वान डी कोशाम्बी के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तनों का मूल चालक क्या है? महान राजाओं और राजवंशों की नीतियां, युद्ध, उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों परिवर्तन तथा विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष, धार्मिक नेताओं के दार्शनिक विचार, भौगोलिक नियतिवाद। ये कहते हैं क्या मूल चालक यह है? उत्पादन के साधनों, उत्पादन के संबंधों परिवर्तन तथा विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यप्रणाली में ह्यूरिस्टिक प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यप्रणाली में ह्यूरिस्टिक प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक स्रोतों की व्याख्या कर निष्कर्ष निकालना, ऐतिहासिक डेटा, दस्तावेजों और प्रासंगिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने और खोजने की प्रक्रिया, इतिहास में पक्षपात को शामिल करना, शोध पत्र की छपाई करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो गया ऐतिहासिक ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, ऐतिहासिक डेटा दस्तावेजों के प्रारंभिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने और खोजने की प्रक्रिया शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुसंधान में ऐतिहासिक स्रोतों की आंतरिक आलोचना बाह्य आलोचना में क्या अंतर है। आंतरिक और बाह्य आलोचना में क्या अंतर है। बाह्य आलोचना स्रोत की प्रामाणिकता दस्तावेज के असली होने की जांच करती है, जबकि आंतरिक आलोचना स्रोत के भीतर निहित जानकारी की विश्वसनीयता और लेखक के इरादे का मूल्यांकन करती है। आंतरिक आलोचना केवल साहित्यिक स्रोतों के लिए, बाह्य आलोचना पुरातात्विक स्रोतों के लिए है। दोनों का अर्थ समान है। आंतरिक आलोचना विदेशी इतिहासकारों द्वारा की जाती है, बाह्य आलोचना भारतीय इतिहासकारों द्वारा। बताइए मुख्य अंतर क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में। ये मुख्य अंतर है, बाह्य आलोचना स्रोत की प्रामाणिकता दस्तावेज को असली होने की जांच करती है, जबकि आंतरिक आलोचना स्रोत के भीतर निहित जानकारी की विश्वसनीयता और लेखक के इरादे का मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का बढ़ता महत्व क्या बताता है। क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का बढ़ता महत्व क्या दर्शाता है। यह अखिल भारतीय इतिहास को पूरी तरह से गलत साबित करता है। यह संपूर्ण राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अति सामान्यीकरण से बचते हुए सूक्ष्म स्तरीय विविधताओं को स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी को उजागर करता है। यह इतिहास को संकीर्ण और विभाजनकारी बनाता है। इसका महत्व केवल लोक कलाओं तक सीमित है। बताइए क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन बढ़ता महत्व क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। क्षेत्रीय इतिहास का बढ़ता महत्व यह दर्शाता है कि क्या अखिल भारतीय सामान्यीकरण को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं थी, जो राष्ट्रीय इतिहास की गहरी और अधिक सटीक समझ प्रदान करती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, इतिहासकार E.H. कार के प्रसिद्ध कथन इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद का विश्लेषणात्मक निहितार्थ क्या है। अतीत के तत्व पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होते हैं और इतिहास के उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्व स्वयं नहीं बोलते। इतिहासकार अपने वर्तमान की चिंताओं, मूल्यों और दृष्टिकोण के चश्मे से अतीत का चयन व्याख्या करता है। इतिहास केवल वर्तमान घटनाओं की एक सूची है। इतिहासकार को अतीत का वर्णन ठीक वैसे करना जैसे वह बिना किसी व्याख्या के। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का जो तर्क है वो देते हैं, वो क्या देते हैं। इतिहासकार तत्व स्वयं नहीं बोलते। इतिहासकार अपने वर्तमान समय की चिंताओं, मूल्य और दृष्टिकोण के चश्मे का अतीत का चयन और व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की तकनीक ने गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण को कैसे प्रेरित किया। लोहे के हथियारों ने विदेशी आक्रमणों को पूरी तरह रोक दिया। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना, लोहे का फाल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ, जिसने व्यापार को नगरों के विकास का आधार रखा। लोहे का उपयोग केवल सिक्के बनाने में किया गया। लोहे के उपयोग से नाव निर्माण हुई, जिससे रोम के साथ व्यापार बढ़ता गया। यही हमारा ऑप्शन है। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना, लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव, जिससे कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ, जिसने व्यापार और नगरीय विकास का आधार रखा। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन धर्मस्थी न्यायालयों के बीच क्या अंतर था। कंटक शोधन और धर्मस्थी न्यायालयों के बीच अंतर क्या था। धर्मस्थी केवल राजाओं के लिए था, कंटक शोधन आम जनता के लिए था। धर्मस्थी एक दीवानी न्यायालय था जो व्यक्तिगत विवादों को सुलझाता था, जबकि कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय जो राज्य और समाज के विरुद्ध अपराधों को हटाता था। दोनों केवल कर चोरी संबंधित थे। कंटक शोधन एक धार्मिक अदालत थी। धर्मस्थी क्या थी, एक सिर्फ दीवानी न्यायालय था जो व्यक्तिगत विवादों को सुलझाता था, जबकि कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय था जो राज्य और समाज के विरुद्ध अपराधों को हटाता था। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म का पतन, तांत्रिक प्रभाव एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। तांत्रिक प्रभाव ने बौद्ध धर्म को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। वज्रयान संप्रदाय के उदय के साथ बौद्ध मठों के रहस्यमय कर्मकांडों, तंत्र मंत्र और विलासिता का प्रवेश हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की मूल नैतिक सादगी को नष्ट कर दिया, इसे आम जनता से दूर कर दिया। तांत्रिक प्रथाओं के कारण बौद्ध धर्म चीन में फैलने में विफल रहा। तांत्रिकों ने बौद्धों को भारत से खदेड़ दिया। बताइए पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म पतन और तांत्रिक प्रभाव एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए। यह था वज्रयान संप्रदाय के उदय के साथ बौद्ध मठों में रहस्यमय कर्मकांडों, तंत्र मंत्र और विलासिता का प्रवेश हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की नैतिक सामग्री को नष्ट कर दिया, इसे आम जनता से दूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 56, ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पना का प्राथमिक कार्य क्या है। यह शोध का अंतिम निष्कर्ष होता है या प्रारंभिक परीक्षण योग्य मान्यता तथा दिशा प्रदान करता है, जो स्रोतों के संग्रह और विश्लेषण का मार्गदर्शन करता है, जिसे शोध के अंत में स्वीकार या खारिज किया जा सकता है। यह शोध से संबंधित ग्रंथ सूची है या केवल विज्ञान के विषयों में लागू होता है, इतिहास में नहीं। बताओ क्या है। परिकल्पना का प्राथमिक कार्य क्या होता है। यह प्रारंभिक परीक्षण योग्य मान्यता है या दिशा प्रदान करता है, जो स्रोतों के संग्रह और विश्लेषण का मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसे शोध के अंत में स्वीकार या खारिज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, पल्लव शासकों की वास्तुकला के प्राकृतिक चरणों में राजसिंह शैली की क्या विशेषता थी। यह केवल चट्टानों काटकर बनाए गए मंडप थे या रथ मंदिरों निर्माण का चरण था। ये शैली संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू जो पत्थर के ब्लॉकों को जोड़कर बनाए गए थे, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर।
इस शैली में मंदिरों का निर्माण ईंटों से होता था। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। 57 का आंसर, इस शैली में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ जो पत्थर के ब्लॉकों को जोड़कर बनाए गए, जैसे कांची कैलाशनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत में हाथ सिक्के किन धातुओं से मुख्य रूप से बनाए जाते थे? इनका व्यापक प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? स्वर्ण हड़प्पा काल, चांदी और तांबा महाजनपद मौर्य काल, सीसा और पोटीन सातवाहन काल, केवल लोहा गुप्त काल। बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा बी, चांदी और तांबा महाजनपद और मौर्य काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के लेखक के बारे में क्या सत्य है? या टालमी द्वारा लिखी गई थी, या एक अनाम यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई थी जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों बंदरगाहों का अत्यंत प्रामाणिक विवरण देती है, या सिकंदर के साथ आए इतिहासकार द्वारा रचित है, या भारत में केवल पूर्वी तट का वर्णन करती है? यह है एक अनाम यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों बंदरगाहों का अत्यंत प्रामाणिक विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रंथों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कौन सही है? राजतरंगिणी, मिताक्षरा, विक्रमादित्य, अष्टांग हृदय। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर है। विक्रमादित्य ने, विल्हड़ ने, अष्टांग हृदय भगभट ने। तो चारों हमारे सुमेलित हैं। क्या है? चारों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सातवाहन वंशी राजवंश की प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य कह रहा है? उन्होंने ब्राह्मणों को बौद्ध भिक्षु भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। बात तो सही है। वे मातृ सत्तात्मक थे क्योंकि अपनी माताओं के नाम जैसे गौतमी को उद्धार करते, यद्यपि राज सिंहासन पितृ सत्तात्मक थे। ये भी सही। उन्होंने संस्कृत को अपनी राजभाषा बना, प्राकृत को पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने दक्कन में व्यापार वाणिज्य बढ़ाने में बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। बताइए लास्ट में जो सी है, सी और डी, कौन इसमें सही है? यही है। उन्होंने संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया और प्राकृत को पूरी तरीके से त्याग दिया। यही गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के संदर्भ महामोच परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? उसका उद्देश्य क्या था? कन्नौज में एक नए धर्म की स्थापना, प्रयाग में एक पंचवर्षीय धार्मिक सभा थी जहाँ हर भारी मात्रा में धन और अपनी संपत्ति दान करता था, बलबी में बौद्धों को निष्कासित करना, थानेश्वर में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ये प्रयाग में एक पंचवर्षीय धार्मिक सभा थी जहाँ हर भारी मात्रा में धन और अपनी संपत्ति दान करता था। क्वेश्चन नंबर 63, स्त्री धन की अवधारणा जो स्मृतियों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति विकसित हुई, उसका वास्तविक अर्थ क्या था? स्त्री द्वारा कमाया गया सारा धन पति का पूर्ण अधिकार, विवाह के समय बाद में महिला को उसके माता पिता, रिश्तेदारों या पति द्वारा दिए गए उपहार और संपत्ति जिस पर महिला का अपना अधिकार होता था, यद्यपि कुछ प्रतिबंधों के साथ। राजा द्वारा महिलाओं से लिया जाने वाले विशेषकर विधवा होने पर महिला को राज्य द्वारा दी जाने वाली पेंशन, विवाह के समय महिला को उसके माता पिता, रिश्तेदारों या पति द्वारा दिए गए उपहार और संपत्ति जिसमें महिला अपना अधिकार होता था, यद्यपि कुछ प्रतिबंधों के साथ। क्वेश्चन नंबर 64, ऐतिहासिक स्रोत में फायान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों के बुनियादी अंतर क्या था? फायान अपने यात्रा वृत्तांत तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तक नहीं लिखा और समाज का शांतिपूर्ण वर्णन किया, यद्यपि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन तत्कालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था का अत्यंत वर्णन दिया। फायान जैन धर्म का अध्ययन करने, ह्वेनसांग शैव। फायान ने बौद्ध धर्म का पतन हो चुका जबकि ह्वेनसांग समय चरम पर था। दोनों ने दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का वर्णन किया। जो यही है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा स्थलों की विशेषताओं के संबंध निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बताइए। कालीबंगा जुते हुए खेत के साथ, लोथल गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बना हल, सुरकोतरा घोड़े की हड्डियां। बताइए क्या सुमेलित नहीं? क्वेश्चन नंबर 65 में क्या सुमेलित नहीं है? धौलावीरा जो पक्की मिट्टी का हल की बात कर रहा है, ये यहाँ से नहीं मिला, ये मिलता है हमारा कहाँ? बनावली से। कहाँ से? बनावली हरियाणा। कहाँ से? बनावली हरियाणा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और विहार के बीच मुख्य अंतर क्या था? चैत्य शिक्षा के केंद्र जबकि विहार राजाओं के महल, चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान जबकि बिहार स्तूप वाले प्रार्थना पूजा हॉल थे, चैत्य स्तूप युक्त पूजा कक्ष थे जबकि बिहार भिक्षुओं के रहने के लिए आवासीय परिसर थे। दोनों शब्द एक ही संरचना में उपयोग किए जाते थे। बताओ क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो? चैत्य स्तूप युक्त पूजा कक्ष होते थे जबकि बिहार भिक्षुओं के रहने के लिए आवासीय परिसर थे। क्वेश्चन नंबर 67, इतिहास लेखन में लियोपोल्ड वॉन राके के योगदान को बर्लिन क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इतिहास में कल्पना और पौराणिक कथाओं का समावेश किया, क्योंकि उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अनुशासन में स्थापित किया जहां केवल प्राथमिक अभिलेखित सूत्रों के आधार पर इतिहास जैसा वास्तव में था लिखने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने साबल्टन इतिहास की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने साबित किया इतिहास केवल महान व्यक्तियों की जीवनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? क्योंकि उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ
अनुशासन रूप में स्थापित किया, जहां केवल प्राथमिक अभिलेखित स्रोत के आधार पर इतिहास जैसा वास्तव में था लिखने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति 19वीं सदी में लिखी गई, रमेश से मजूमदार की प्राचीन भारत के इतिहास, हड़प्पा से प्राप्त मुहरे, फाहियान का मूल यात्रा वृत्तांत, ये है द्वितीयक। बाकी सब प्राथमिक स्रोत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारत विज्ञान और तकनीकी विकास संबंध में लिखित कथन विचार करें। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बरामीर ने वेद संहिता केवल गणित ग्रंथ है, सुश्रुत के शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। केवल एक 1 2 3 2 3 1 2 3 इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 69 में कौन से कथन सही हैं? कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, आर्यभट्ट ने प्रतिपादित की पृथ्वी अपनी धुरी घूमती, बात सही है। बरामीर की वेद संहिता केवल गणित ग्रंथ नहीं है, गणित ग्रंथ नहीं है, यह ज्ञानकोशी ग्रंथ जिसमें वास्तुकला, मौसम और खगोल विज्ञान शामिल है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाता है, बाकी 1 2 1 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन भारत के किस राजवंश ने अपनी प्रशासनिक प्रणाली में ग्राम सभाओं और सभा को इतनी स्वायत्तता दी कि उन्हें लघु गणराज्य कहा गया? मौर्य, गुप्त, चोल, कुषाण। ये कौन से दोस्तों? ये थे हमारे कौन? चोल। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर हमारा 70 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नए मॉडल पेपर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं नए उसमें। ठीक दोस्तों, तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कि मॉडल पेपर कैसा है। ठीक।